हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी रिकॉर्ड। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट। हमारा प्रेसिडेंट चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में, मैं उनको सजेशन देना चाहूँगी कि पहले जाके प्रेसिडेंट चैप्टर कीजिए, क्योंकि मैंने जो प्लेलिस्ट है प्रेसिडेंट की, आप मेरे जब चैनल में जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिलेगी। स्टार्टिंग से उस प्लेलिस्ट से शुरू करें, क्योंकि क्योंकि ये एक कोर्स है और आप देख रहे होंगे कि जो प्रेसिडेंट की जितनी भी वीडियो हैं वो एक एक घंटे की हैं। ठीक है, एवरेज एक एक घंटे की हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि मेरे को जो वर्ड्स हैं वो बहुत डिटेल में समझाने थे, और अगर वो आपको समझ में आ गए तो आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी वाइस प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी जो मान लो जो अपॉइंटमेंट करने की ओथ लेने की या टर्म है, इनके जो है सेम 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 टर्मिनोलॉजी है पूरी बुक में। तो अगर आपको वो समझ में आ गया, आप जाके देखिएगा और आप स्टार्टिंग से शुरू कीजिएगा, ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरी सजेशन यही रहेगी। बाकी जो बच्चे 2-3 बार ये बुक पढ़ चुके हैं वो यहाँ से सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, बट बीच में आने से अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से ही शुरू कर लीजिए, क्योंकि जो बच्चे 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हैं या उससे आगे कोई भी बच्चा अटेम्प्ट देने वाला है, तो ये जो कोर्स है बहुत अच्छे टाइम पे शुरू हुआ है। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप इस कोर्स को खत्म कीजिए। ठीक है, आराम से खत्म कीजिए, अच्छे से बेस बनाइए ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, The vice president occupy the second highest office in the country. जो ये ही और शी है, मैं जहाँ पे ज़रूरत होगा, जिसके भी बारे में बात हो रही है, मैं वही यूज़ करूँगी। जैसे यहाँ पे ही और शी का जो है वाइस प्रेसिडेंट से मतलब है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट इज accorded a rank next to the president in the official warrant of presidents. ऑफिशियल वारंट क्या है? ऑफिशियल वारंट का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो ऑफिशियल रिटन स्टेटमेंट दे रखी है, ऑफिशियल रिटन में बता रखा है कि हायरार्की कैसे होगी। हायरार्की मतलब कि एक पर्सन का ऑफिस है वो किसके बाद आएगा। ठीक है, एक पर्सन का ऑफिस है वो किसके बाद आएगा, तो पहले आएंगे प्रेसिडेंट, दूसरे आएंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो ये है ऑफिस वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की जो रैंक है वो प्रेसिडेंट के बाद जो है सेट की गई है, कि पहले जो ऑफिस आएगा वो आएगा प्रेसिडेंट का, उसके बाद आएगा वो वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस किसका है? सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस किसका है? प्रेसिडेंट का, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, this office is modeled in on the lines of अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो ऑफिस है, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मॉडल्ड किया गया है। मॉडल का मतलब है क्रिएट किया गया है ऑन द लाइंस ऑफ, मतलब जो चीज अमेरिका में जैसा वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसके बेस पे हमने जो है इंडिया में उसी लाइन पे चलते हुए, उसी सेम लाइन पे चलते हुए हमने इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्शन ऑफ। अब देखना, अब है ना सेम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे भी यूज होगी, और जरूरी है आपको प्रेसिडेंट चैप्टर करना, क्योंकि यहाँ पे करेंगे कंपैरिजन प्रेसिडेंट की इलेक्शन में और वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो है यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो बेटर कि आप स्टार्टिंग से इस कोर्स को देखें। अभी तो ज्यादा वीडियो हुई भी नहीं है, तो आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं पढ़ाती हूँ, जो जरूरी होगा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली। इसका मतलब है नॉट डायरेक्टली का मतलब है फास्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम नहीं होता है। फास्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, नोट, क्योंकि डायरेक्टली वही होता है कि जो 18 साल और 18 साल के ऊपर के जो पीपल हैं, सिटीजन हैं, वो क्या करते हैं, जो है वोट करते हैं अपने अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जिसे जो जीतता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, कहाँ पे? लोकसभा में। ठीक है,
तो वो जो इलेक्शन सिस्टम है डायरेक्ट होने का, वो वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है और ना ही प्रेसिडेंट का है, ठीक है। बाय द पीपल ऑब्वियसली जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो बाय द पीपल होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे, वो अब हम देखेंगे। क्या बोल रहा है, द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली। प्रेसिडेंट के भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और वाइस प्रेसिडेंट के दोनों ही नॉट डायरेक्टली होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। दोनों ही इलेक्टेड होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो वाइस प्रेसिडेंट का हम प्रेसिडेंट का देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, अब वाइस प्रेसिडेंट का हम देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है जो मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है यहाँ पे सेंटर सिस्टम में जो पार्लियामेंट होता है वो क्या होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इनके जो मेंबर है सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, बाकी भूल जाइए। वाइस प्रेसिडेंट में बस दो चीज याद रखनी है, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि नॉमिनेट नहीं करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के और राज्यसभा के इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और वो इनको मिला के क्या बनता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट की। सो दिस इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से ये जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है कि पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, वो दोनों इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के दोनों ही इलेक्शन में अलग अलग हैं। दोनों के जो पार्टिसिपेट के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि देखो जब हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट में, उनमें क्या करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर चाहे वो स्टेट के हों, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे यूनियन टेरिटरी लेवल पे, नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं वो नहीं करते पार्टिसिपेट, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट लेवल की और जो यूनियन टेरिटरी लेवल की है वो भी नहीं करती पार्टिसिपेट। और कौन नहीं करता, नॉमिनेट नहीं करते, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करती, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी ही करती है, बाकी यूनियन टेरिटरी नहीं करती, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती थी, सॉरी गाइस, ओके। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती थी, लोकसभा एंड राज्यसभा करती थी, ठीक है। और इनके नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते थे। तो ये था इलेक्टोरल कॉलेज की कौन कौन पार्टिसिपेट करता था और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता था, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट का ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से कैसे अलग था। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट इलेक्टोरल कॉलेज में जो है वाइस प्रेसिडेंट के पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये प्रेसिडेंट्स के इलेक्टोरल कॉलेज से अलग कैसे है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, तो हम इसमें पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है इसमें इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी दोनों मेंबर पार्लियामेंट के सेंट्रल सिस्टम के लोकसभा एंड राज्यसभा के पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड मेंबर करते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के। पर जो वाइस प्रेसिडेंट के हैं वो सिर्फ, जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ इलेक्टेड ही नहीं बल्कि नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी दोनों करते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड भी करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड, इट का मतलब यहाँ पे है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो क्या करता है, इंक्लूड नहीं करता है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने यहाँ पे बताया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ दो चीज याद रखो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में,
लोकसभा एंड राज्यसभा, फर्क नहीं पड़ता, नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों करेंगे, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्टिसिपेट करेगा। और तो उसके अलावा ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है, बट वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करती है, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। वो सिर्फ सेंटर के हेड नहीं होते, पूरे स्टेट के। स्टेट का मतलब है एक डिफाइंड टेरिटरी हो, एक गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट है वो सॉवरिन हो, आजाद हो, तो 4 कंपोनेंट होते हैं और उसके सिटीजन्स हो, ठीक है। तो वो जो 4 कंपोनेंट है, जैसे इंडिया के पास ये चारों कंपोनेंट है, तो इंडिया एक स्टेट है, और स्टेट, उस स्टेट के अंदर भी इंडिया एज ए यूनियन है, और उसके छोटे छोटे पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स बने, जैसे हरियाणा, पंजाब, यू नो, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे ये जो क्या है स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है। तो उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं करती। In the case of president, the elected member of the state legislative assembly are included. Yes, वही तो बोला कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं करती, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में करती है। एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, अब ये डिफरेंस क्यों है कि वाइस प्रेसिडेंट के में जो है लोकसभा और राज्यसभा करती है, बाकी क्यों नहीं करती, हालांकि प्रेसिडेंट के में करती है। तो इसका रीजन बताते हुए बी आर अम्बेडकर एक्सप्लेन करते हैं कि द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं पूरे इंडिया के, इंडिया एज ए यूनियन को दर्शाते हैं, सिंबल होते हैं पूरे स्टेट के। एंड हिज और हर पावर, प्रेसिडेंट की जो पावर होती है वो एक्सटेंड होती है। अगर किसी ने पढ़ा हो, जब मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो लेक्चर जाके देखो, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद आ रहा होगा कि स्टेट के जैसे कि पार्डनिंग पावर है, उसमें भी जो क्या है प्रेसिडेंट की जो पावर है उसमें एक्सटेंड करती है पावर, ठीक है, डेथ सेंटेंस में। और दूसरे में मैंने आपको क्या बताया था, जो बिल पास होता है वो जो है गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो क्या है, वो जो प्रेसिडेंट की पावर है ना, प्रेसिडेंट की पावर सेंटर में भी एक्सटेंड करती है, मतलब वहां पे ऑथोराइज है, उनके पास पावर है कि हम स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपने पावर्स को दिखा सकते हैं, उनको वो पावर दी गई है, और स्टेट लेवल पे भी। तो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो एक्सटेंड की गई है एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज टू द स्टेट्स, दोनों में, सेंटर में भी और स्टेट में भी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इट इज नेसेसरी, तो इस चीज की जरूरत है कि हिज और हर इलेक्शन नॉट ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट सेंटर और स्टेट दोनों के हेड होते हैं, तो ये जरूरी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं प्ले करे, जो है पार्टिसिपेट करे, शुड प्ले देयर पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड हैव वॉइस का मतलब है कि वो भी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो स्टेट के भी हेड हैं, स्टेट्स प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। एक स्टेट है जो मैं पूरा इंडिया बता रही हूँ, जिसके पास 4 कंपोनेंट होते हैं, और एक स्टेट्स हैं जो हमने बांट रखे हैं फेडरल सिस्टम में, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके, ठीक है। बट तो इन दोनों के हेड हैं, तो इसीलिए स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और उनकी भी एक वॉइस होनी चाहिए, आवाज कैसे होगी कि जब वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन हम देखते हैं कि व्हेन वी कम टू द वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के अगर हम देखते हैं, उनकी पावर्स को देखते हैं, तो हमने वाइस प्रेसिडेंट को एक नॉर्मल फंक्शन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि नॉर्मल फंक्शन क्या है, टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रिसाइड करेंगे। प्रिसाइड का मतलब होता है कि उनके हेड हैं, किसके हेड है, हाउस के, जो प्रिसाइड ऑफिसर होता है ना वो हाउस के जो है हेड होते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा का कौन है, स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। उसके बाद राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन। तो ये जो चेयरमैन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका जो रोल दिया गया वो वाइस प्रेसिडेंट को दिया गया कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट ही होंगे, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है, ठीक है, राज्यसभा का, ठीक है। तो हिज और हर नॉर्मल फंक्शन आर टू प्रिसाइड ओवर द
काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को ही बोलते हैं, ठीक है, और हाउस ऑफ द पीपल किसको बोलते हैं, लोकसभा को। इट इज ओनली ऑन रेयर ओकेजन, बहुत कम ऐसे ओकेजन आते हैं, और वो भी बहुत टेम्परेरी पीरियड के लिए आते हैं, परमानेंट पीरियड के लिए नहीं आते हैं, कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कॉल अपॉन टू अज्यूम द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट चैप्टर में, टर्म के अलावा जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं प्रेसिडेंट के, तो जो प्रेसिडेंट हैं उनकी टर्म कंप्लीट हो जाती है और नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सीट वैकेंट हो जाती है कोई अलग रीजन से, टर्म के अलावा अगर कोई और रीजन है, डेथ है, वो इल है, या फिर कहीं टूर पे गए हैं, कोई भी रीजन है, तो क्या करते हैं, टेम्परेरी पीरियड के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनकी जगह लेते हैं, वो एज अ प्रेसिडेंट का रोल क्या करते हैं, अदा करते हैं। नाउ वाइस प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये जो सिचुएशन बनती है, ये बहुत ही रेयर ओकेजन पे होगा, ठीक है। हाँ, रेयर ओकेजन पे होगा, कि जरूर थोड़ी कि जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा इल रहे या वो टूर पे रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत रेयर ओकेजन आते हैं, तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कि इट इज ओनली ऑन रेयर ओकेजन, कि जो और वो भी टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है वो रेयर ओकेजन, कि जो दैट वाइस प्रेसिडेंट मे बी कॉल्ड अपॉन टू अज्यूम द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, वो डिस्चार्ज करते हैं प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को एज अ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठते हैं, कौन बैठते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है, दैट बीइंग सो इट डज नॉट सीम नेसेसरी, तो ये हमें इस चीज की जरूरत नहीं लगती कि जो मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, कि वो भी इनवाइट किए जाएं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में, क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत अलग होती हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को बस 2 फंक्शन दिए गए हैं, जिन्होंने मेरे से प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा उनको पता होगा कि उनकी पावर क्या होती है और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, ठीक है, एज अ हेड ऑफ द स्टेट, और वो क्या सिंबल, एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडरिटी होते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के तो सिर्फ यही 2 फंक्शन है, तो हमें ये जरूरत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये जरूरत नहीं लगती हमें इस चीज की कि हम स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनको भी इनवाइट करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसकी हमें जरूरत नहीं लगती कि हम उनको इनवाइट करें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बट लेकिन द मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर का मतलब होता है वे में, किस वे में, ठीक है। लेकिन जिस वे में इलेक्शन होते हैं इज सेम इन बोथ द केसेस, कि जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के और जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उनका जो वे है होने का वो सेम है। मैंने बताया ना, दोनों के जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते, तो बोथ सेम वे होता है, ठीक है। बोथ द केसेस मतलब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उनका जो केस है वो सेम है, दोनों इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। Thus, the vice president election, like that of president election, ठीक है, is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable votes। मैंने आपको पूरा समझाया है प्रेसिडेंट चैप्टर में कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने बताया ना कि दोनों का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो वो किस सिस्टम से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ, जो प्रोपोर्शनल, थोड़ा सा बता देते हूँ, थोड़ा नहीं पूरा ही बता देते हूँ। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, दोनों रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा इतना डिटेल है भी नहीं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक सिस्टम होता है इलेक्शन करने का, ठीक है, सिस्टम होता है एक इलेक्शन करने का। इसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि या तो आप इस मेथड को यूज करो इस सिस्टम में, या फिर आप लिस्ट सिस्टम को यूज करो। हमारे यहाँ पे क्या जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसमें क्या होते हैं, जैसे कुछ प्रपोजर्स आते हैं और क्या करते हैं, जो है पार्टिसिपेंट का, जैसे ABCD, ये जो है पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या करते हैं, जो है बैलेट पेपर पर आ जाता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सारे मेंबर्स इनको प्रेफरेंस देते हैं। जैसे फर्स्ट मैं A को मानता हूँ कि उनको प्रेसिडेंट बनना चाहिए,
डी को मैं सेकंड देता हूँ, बी को थर्ड, या जितने भी पार्टिसिपेंट है उसके हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं। अगर 5 लोग हैं तो 5 प्रेफरेंस होगी, 4 लोग हैं तो 4 प्रेफरेंस होगी, ठीक है। फिर वो उनके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जिनको भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिली, जैसे यहाँ पे एक बैलेट पेपर में क्या मिले हैं, हर मेंबर को एक बैलेट पेपर दिया जाता है, वो अपनी अपनी प्रेफरेंस देते हैं। सबके जो बैलेट पेपर है वो कलेक्ट किए जाते हैं और उनके जो पार्टिसिपेंट है उनके डिब्बे में डाल दिए जाते हैं। कौन से डाल दिए जाते हैं? जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है। मान लो एक बैलेट पेपर उठाया, ए को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है तो ए के डिब्बे में गया, ठीक है। अगर सेकंड बैलेट पेपर उठाया, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका एक बैलेट पेपर उठाया, उसमें बी को फर्स्ट प्रेफरेंस है तो बी के डिब्बे में, ऐसे डिब्बे में चली जाएगी। और जो भी मेजोरिटी वोट लेके आएगा उसको क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाएगा। सेम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, ठीक है। एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। सीक्रेट बैलेट दिया जाता है। जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट कौन करते हैं? ये लोग करते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों, ठीक है। All doubts and disputes in connection with the election of vice president inquired होता है इन्वेस्टिगेट करना into and decide by the Supreme Court। अगर कोई भी डाउट आ जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, कि ये जो इलेक्शन है वो अनफेयर हुआ है, ठीक है, कुछ भी, तो उस चीज से रिलेटेड जो भी इस चीज से जो भी कनेक्टेड है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से, कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी डाउट, तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उस पर डिसीजन लिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? उस पर फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा उस पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का याद रखना, नॉट स्पीकर, नॉट डिप्टी स्पीकर, नो, ओनली सुप्रीम कोर्ट। The election of a person as vice president cannot be challenged। अब ये तो बताया कि कोई डाउट है, डिस्प्यूट है, लेकिन बोल रहे हैं कि जो ये डाउट और डिस्प्यूट है ना, ये इस चीज पे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस चीज पे आ रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास मत आओ, क्योंकि अगर ये चीज है, क्या चीज है? ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे? दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। मान लो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या थे, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है, उनके पास बैलेट पेपर नहीं गया, उनकी वोट ही नहीं आई, वो उनकी गलती है, कह रहे वो उनकी गलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वो नहीं थे, हमने तो सबको इनवाइट किया था। तो इस बेस पे क्या होगा? कोई डाउट और डिस्प्यूट नहीं आएगा, ठीक है। तो द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब अगर कोई एब्सेंट है, जो मेंबर पार्टिसिपेट है जिसके पास राइट करने का, तो वहां पे क्या प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है उस दिन, ठीक है। इस बेस पे क्या होगा? इस बेस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और ना ही हम इसको एक डाउट की तरह मानेंगे इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमंग द मेंबर, वही मैंने बताया कि किसी की वैकेंसी है या कोई एब्सेंट है, वही सेम चीज होती है। इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, मान लो कि सच में कोई अनफेयर इलेक्शन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का, और उस वाइस प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि आप वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो इलेक्शन है वो वॉइड हो चुका है, वो मान्य नहीं है वो, ठीक है। अब नहीं माना जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन खाली करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया वो इलेक्शन। तो क्या होगा? अब जब तक वॉइड नहीं किया था तब तक तो वाइस प्रेसिडेंट तो थे। मान लो कि आज 12 जून है, ठीक है, 12 जून है, तो आज मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड किया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो 1 जून को ही लग गए थे, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चुका था 1 जून को। तो 1 से लेकर 12 जून तक जो भी एक्ट किए, जो भी उनके पास अथॉरिटीज है, जैसे कि प्रिसाइड करना राज्यसभा में, ठीक है, और मान लो कि प्रेसिडेंट की जो है प्रेसिडेंट के पद पर बैठना, जब वो इल है या कहीं टूर पे गया, तो कोई भी एक्ट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनको पावर दे रखी है, तो वो कोई भी एक्ट को वॉइड नहीं कहा जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जाएगा, और वो क्या होगा? इनवैलिड नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कोई भी एक्ट होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं सीधा सीधा कि ये सुप्रीम कोर्ट की गलती है कि वो उन्होंने इतना टाइम लगाया, या जो भी है, कुछ भी है, बस ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो एक्ट है वो उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। सो वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का वॉइड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट,
act done by vice president, him or her vice president, act done by vice president before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidate. Invalidate उन्हें नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है, जो भी एक्ट होंगे वो वैलिड होंगे, ठीक है। सो दे कंटिन्यू टू रिमेन फोर्स, अगर उन्होंने कोई भी अपने अथॉरिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी है, अगर उसमें रहकर उन्होंने कोई भी एक्ट किया है तो वो अभी भी फोर्स में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो इलेक्शन को वॉइड कर दिया है तो इसका मतलब वो जो एक्ट किया उन्होंने अब वो फोर्स नहीं करेगा, मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। वो अभी भी रहेगा, जो भी उन्होंने एक्ट किया, जो उसका फोर्स है, जो कि उसका क्या होने वाला था, जो भी उससे जो कंक्लूजन निकलने वाला था, जो भी उसके आउटकम है, वो अभी भी रहेंगे, ठीक है। रिमेन इन फोर्स, अभी भी रहेंगे, ठीक है। द वेरियस वाइस प्रेसिडेंट, अब इन्होंने एक टेबल बताई गई है कि जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड सो फार आर समराइज, ठीक है। अब तक जितने भी वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हेल्ड हुए हैं उनकी ये लिस्ट बताई गई उन्होंने, ठीक है, कि 1952 में वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्ण जी, डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे, उसके बाद भी वही थे, उसके बाद जाकिर हुसैन थे, तो ये सब, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन। क्वालिफिकेशन सेकंड में हम आ चुके हैं, इलेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड आते हैं हम क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन पे। क्वालिफिकेशन क्या कहती है, अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जैसे हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो हम इतने साल के होने चाहिए, है ना, 21 साल के होने चाहिए, जैसे यूपीएससी का एग्जाम 21 साल के होने चाहिए, और भी बहुत सारे जो हैं हम पे लिमिटेशन, जैसे कोई पूछता है कि हम पे ये केस नहीं होना चाहिए, समथिंग एल वट एवर। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक पर्सन के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। टू बी एलिजिबल होने के लिए इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एलिजिबल होने के लिए अ पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। ये 4 क्वालिफिकेशन है, अगर ये आपके पास हैं तो आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात तो आप सिटीजन होने चाहिए किसके, इंडिया के। दूसरी बात है आपने 35 साल कंप्लीट कर चुके हैं, या तो आप 35 ईयर्स के हैं या आप 35 ईयर के अबव हैं, ठीक है। 35 ईयर कंप्लीट करने के बाद प्रेसिडेंट है उनकी भी सेम एज है 35 ईयर। 35 ईयर याद रखना, 45 ईयर नहीं है, प्रेसिडेंट की भी और वाइस प्रेसिडेंट की भी 35 ईयर आपको कंप्लीट करने चाहिए, तब जाके आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ही और शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा में क्वालिफाइड होने चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ की जो क्वालिफिकेशन होते हैं वो हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट चैप्टर में। जो भी उनकी क्वालिफिकेशन होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं, वो सेम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो पार्टिसिपेट कर रहा है उनके पास भी ये सेम, कि वो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एलिजिबल होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट लोकसभा, ठीक है। ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है कि कोई भी पोजीशन है जो आपको फाइनेंशियल गेन दे रही है, पैसे दे रही है, आपको मनी दे रही है और अमाउंट ऑफ मनी, और आपको कोई एडवांटेज हो रहा है उस ऑफिस से, ठीक है। कोई भी ऑफिस है वो, ठीक है। किसके अंडर है वो ऑफिस, अंडर द यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो सेंटर का जो सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ की जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंडर, या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, या कोई भी एनी लोकल अथॉरिटी है उसके अंडर, और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी, और कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, तो इनके अंडर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड में नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बट अ सीटिंग प्रेसिडेंट, अब बता रहे हैं कि इनके अलावा की कोई पर्सन है, ये तो हमने बताया कि नॉर्मली, ये तो हम कोई भी नॉर्मल पर्सन है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बारी क्वेश्चन आता है कि कोई गवर्नर, अगर कोई गवर्नर है किसी स्टेट का, अगर कोई गवर्नर है किसी स्टेट के, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज अ कैंडिडेट बन सकते हैं। फिर दूसरी बारी आती है कि अगर कोई मिनिस्टर है यूनियन का सेंट्रल सिस्टम पे या एग्जीक्यूटिव में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में या कैबिनेट में, तो क्या वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और ये दोनों खड़े हो सकते हैं, तो वही बता रखा है, बट अ सीटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, क्या प्रेसिडेंट जो अभी प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है, तो क्या वो भी, वाइस प्रेसिडेंट अगर अपनी पोजीशन पे दोबारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो री इलेक्शन है वो दोबारा से हो सकता है उनका, ठीक है। तो एक वाइस प्रेसिडेंट जो ऑलरेडी है, तो वो दोबारा भी उस पोजीशन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो भी खड़े हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जो फिलहाल प्रेसिडेंट जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो होने वाला है आगे, उसमें खड़ी हो सकते हैं, एज अ पार्टिसिपेट वो कर सकती हैं, ठीक है, एज अ कैंडिडेट। तो अ सीटिंग प्रेसिडेंट, अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, गवर्नर, सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर। तो ये चार बताए गए आपको, 1 2 3 4, सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो अभी सिटिंग है, ठीक है, जो भी है, और उसके बाद गवर्नर, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट, ठीक है। तो ये जो 4 लोग हैं यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर, इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस, अगर इन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है तो वो क्वालिफाई नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो वैसे भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि ही और शी शुड नॉट हेल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, चाहे वो कोई नॉर्मल पर्सन हो, चाहे कोई वो सीटिंग प्रेसिडेंट हो, या कोई वाइस प्रेसिडेंट हो, या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट हो, या फिर जो है मिनिस्टर ऑफ यूनियन हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो उनके पास भी सेम उनको बोला जाता है कि अगर बाकी लोगों के पास ये राइट नहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करने का, तो इनके पास भी नहीं है। तो इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, अगर इन लोगों के पास, इन 4 लोगों के पास, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन, सिटिंग प्रेसिडेंट एंड सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ यूनियन, ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, हैंस क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। फर्दर, अब इन्होंने एडिशन में एक चीज बताई है, द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट, प्रेसिडेंट में क्या होते हैं 50-50, 50 चाहिए इलेक्टर्स क्या होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं, मतलब जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टर कौन कौन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर हैं, जो मैंने बताया आपको कि इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी होते हैं, जो इसका मतलब जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि एलिजिबल हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम इलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्टर और इलेक्टोरल कॉलेज के जो भी मेंबर्स हैं उनको हम सेम, ठीक है, सेम होते हैं दोनों, ठीक है। तो प्रेसिडेंट में कितने चाहिए होते हैं 50, वाइस प्रेसिडेंट में कितने चाहिए होते हैं 20, ठीक है। एज प्रपोजर्स, ठीक है, मतलब ये जो इलेक्टर हैं, ये जो 20, वाइस प्रेसिडेंट में क्या है कि 20 प्रपोजर चाहिए होते हैं, ठीक है। प्रपोजर्स यहाँ पे कौन होने चाहिए, इलेक्टर्स, ठीक है। प्रपोज का मतलब है जो कैंडिडेट के नाम प्रपोज कर रहे हैं। मान लो कि आपको कल को आपको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना है, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा जाके आपके बैलेट पेपर पे नाम आ जाएगा और आपको प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे 20 लोग ढूंढने पड़ेंगे, इलेक्टर्स, ऐसे 20 लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपका नाम प्रपोज करेंगे, ठीक है, कि हम इस कैंडिडेट को एज अ पार्टिसिपेंट बनाना चाहते हैं कंपटीशन में, किसके इलेक्शन में,
वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे 20 प्रपोजर चाहिए जो आपका नाम प्रपोज करेंगे। उसके बाद 20 क्या चाहिए, सेकेंडर्स चाहिए, ठीक है। 20 इलेक्टर यहाँ चाहिए प्रपोज नाम करने के लिए और 20 इलेक्टर यहाँ पे चाहिए एज ए सेकेंडर। सेकेंडर का मतलब है जो प्रपोज किया है 20 लोगों ने, उसको सेकेंडर क्या करेंगे, वो अपना सेकंड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज मान लो कि सेकंड स्टेज पे उन्हीं नाम को वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सूटेबल है, यस दिस पार्टिसिपेंट दिस कैंडिडेट कैन बी पार्टिसिपेट इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो वो उस चीज को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो सेकेंडर का क्या क्या काम होता है, प्रपोजर्स को सपोर्ट करना, बस, ठीक है। तो यहाँ पे कितने चाहिए, एटलीस्ट 20 इलेक्टर एज प्रपोजर चाहिए, 20 इलेक्टर एज सेकेंडर्स चाहिए। हालांकि प्रेसिडेंट में क्या होता है 50 इलेक्टर चाहिए होते हैं एज ए प्रपोजर और 50 इलेक्टर चाहिए होते हैं सेकेंडर, और यहाँ पे तो सिर्फ 20 है, ठीक है, मतलब 30 कम है, ठीक है। every candidate has to make security deposit, उनको security deposit करनी पड़ेगी इतना amount of money, कितना amount of money, 15,000 अमाउंट ऑफ मनी उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करना पड़ेगा उस इलेक्शन में खड़े होने के लिए पहले, ठीक है। 15,000 लेके आओ, ये क्वालिफिकेशन लेके आओ, तब जाके, और 20 इलेक्टर एज ए प्रपोजर लेके आओ और 20 इलेक्टर एज ए सेकेंडर लेके आओ, तो आप वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है, अगर किसी को करना है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये है उनकी क्वालिफिकेशन। अब है ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन का क्या मतलब होता है, ओथ का मतलब होता है फॉर्मल प्रोमिस, ठीक है। आप प्रोमिस कर रहे हो कोई चीज फॉर्मली क्यों, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अफर्मेशन होता है कि आपके ऊपर लीगल अलाउइंग इंडिविजुअल टू फुलफिल लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब वाइस प्रेसिडेंट की कोई ड्यूटी होगी ना कि वो चेयरमैन बनेंगे किसके, राज्यसभा के, तो ये क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है या ऑब्लिगेशन मान लीजिए, या उनकी आप पावर भी मान सकते हैं, आप इसको किसी भी शब्दों में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अफर्मेशन वही होती है कि आपके ऊपर वो लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस पद पर बैठे हैं तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो वो अफर्मेशन क्या है, एक फॉर्मल प्रोमिस है, ठीक है, फॉर्मल प्रोमिस है कि मैं ये ड्यूटी निभाऊंगा और क्या है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा। तो क्या ओथ कैसे लेते हैं, अगर मान लो कि इलेक्शन में कोई वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हो गए हैं, तो ओथ एंड अफर्मेशन कैसे लेंगे, बिफोर एंटरिंग। अब मान लो ये है वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया, ठीक है, अब ये है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ से आने से पहले वाइस प्रेसिडेंट को बोला जाएगा क्या आपने ओथ ली, उन्होंने बोला नहीं, तो बोला जाएगा उनको तो आप इस ऑफिस में नहीं एंटर कर सकते। फिर उनसे पूछा जाएगा क्या आपने ओथ ली, वो बोलेंगे हाँ, तो आप इस ऑफिस में एंटर कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज और हर ऑफिस में एंटर करने से पहले वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ, ठीक है। उनको ओथ क्या है, ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ती है। सब्सक्राइब का मतलब है टू एग्री, सब्सक्राइब का मतलब होता है एग्री करना, टू एग्री किस चीज से करते हैं, वो इन चीजों से एग्री करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करते हैं ओथ एंड अफर्मेशन क्या है, ये है, ठीक है। टू बियर ट्रू फेथ का मतलब होता है निष्ठापूर्वक कोई काम करना, ठीक है। टू बिहेव इन अ ऑनरेबल वे, और निष्ठापूर्वक, एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो निष्ठापूर्वक क्या करेंगे, निष्ठापूर्वक जो है उन्होंने ओथ ली है कि वो अपना काम करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उनको दी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज और हर ऑफिस। तो फेथफुली क्या करेंगे, निष्ठापूर्वक वो अपनी डिस्चार्ज एंड ड्यूटी क्या करेंगे, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे ओथ एंड अफर्मेशन। आई होप आप लोगों को याद हो गई होगी, ठीक है। तो अफर्मेशन और ओथ लेने के बाद जो है
अफर्मेशन और ओथ लेने के बाद ही वाइस प्रेसिडेंट जो हैं अपने ऑफिस में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस, कि वो निष्ठा पूर्वक, दोनों का मतलब सेम ही होता है कि आप सपोर्ट करेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपकी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे द ओथ ऑफ ऑफिस। द oath of office of the president is administered by the president or some person appointed in behalf by him or her। क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट को एडमिनिस्टर कौन करता था? ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट खुद जाके, प्रेसिडेंट की बात करूं मैं, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं, प्रेसिडेंट जाके ओथ ले लेंगे, उनके साथ में कोई होना चाहिए, राइट? तो उनके साथ में कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे ही जब वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेने जाते हैं तो उनके साथ कौन होते हैं? उनके साथ होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, उनके साथ होते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है ओथ एडमिनिस्टर करवाते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। और अगर वाइस प्रेसिडेंट वहां पे अवेलेबल नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को, किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं कि आप जाइए और वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है उसको एडमिनिस्टर करवाइए। ठीक है, अपॉइंटेड इन द बिहाफ, और कोई भी पर्सन अपॉइंटेड इन द बिहाफ बाय हिम और हर बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, हिम और हर का मतलब प्रेसिडेंट। कंडीशन ऑफ ऑफिस, ऑफिस की कंडीशन, मान लो वाइस प्रेसिडेंट, अब उन्होंने ओथ ले ली, वाइस प्रेसिडेंट ने ओथ ले ली, अब क्या जाते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में। नाउ वाइस प्रेसिडेंट इज हियर, वाइस प्रेसिडेंट जो है अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर बैठे हैं। अब इस ऑफिस की कंडीशंस क्या क्या है, क्या क्या कंडीशंस है, परिस्थितियां क्या क्या हैं? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, तो वो जो परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखी हैं। ठीक है, प्रेजेंट कर रखी है हमारे सामने, बता रखी है, लेज डाउन द फॉलोइंग टू कंडीशन, दो कंडीशन हमारे सामने बता रखे हैं वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस की। कॉन्स्टिट्यूशन ने दो कंडीशन बता रखे हैं, पहली ये है और दूसरी ये है। पहली क्या है कि Vice President should not be a member of either House of Parliament or a House of the State Legislature। मान लो अगर बोला जाए वाइस प्रेसिडेंट को, अगर आपके पास, अगर आप मेंबर हैं, ठीक है, अगर आप मेंबर हैं किसके, अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, आप छोड़ दीजिए, इनकी सीट को वैकेंट कर दीजिए। अगर आप वैकेंट नहीं करेंगे तो आपको वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में से आपकी पोजीशन हटा दी जाएगी। ठीक है, ऐसा कि प्रेसिडेंट, क्योंकि जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी इधर या तो पार्लियामेंट, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा और राज्यसभा होती है, या हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, अगर ऐसा पर्सन इलेक्टेड होता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो कि मेंबर है, तो क्या करना पड़ेगा? वाइस प्रेसिडेंट डीम्ड का मतलब होता है टू स्टॉप, फिनिश करनी पड़ेगी, क्या खाली करनी पड़ेगी, टू स्टॉप। ठीक है, डीम्ड करना मतलब होता है खाली करना। ठीक है, टू हैव विकेंट, सॉरी मैं वीकेंड का मतलब बता रही थी आपको, खाली करना। आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके, डीम्ड का मतलब होता है किसी चीज को कंसीडर करना, सोच विचार करना। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन इलेक्टेड होता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट और वो एमएलए है या एमपी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपनी सीट को वैकेट करना पड़ेगा इन दैट हाउस, जहाँ के भी वो मेंबर है, आप उसकी सीट को क्या कर दे? विकेट कर दे, खाली कर दे, छोड़ दे। ठीक है, ऑन द डेट ऑन विच ही और शी एंटर अपॉन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट पहले तो क्या था? ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। ठीक है, ये है वाइस प्रेसिडेंट। पहले उनसे पूछा गया ओथ, फिर वो बस गेट पे आने ही वाले थे, फिर उनसे पूछा गया रुकिए, क्या क्या आप किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं?
क्या आप कोई एमएलए हैं? क्या क्या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं? अगर वाइस प्रेसिडेंट ने बोला हाँ, तो उन्हें ऑफिस में नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने बोला नहीं, तो उनका स्वागत किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में, ऐसा, ठीक है। इन दैट हाउस ऑन द डेट, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जिस भी दिन वो ऑफिस में जाने वाले हैं, तो उनको वो सीट विकेट करनी पड़ेगी, छोड़ दें आप उसी दिन, ठीक है। एंटर अपॉन द ऑफिस, जिस भी डेट को वो एंटर कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या बताई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उन्होंने बताई कि वाइस प्रेसिडेंट शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली पहली बात तो वो इलेक्शन में ही खड़े नहीं हो सकते अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो मैंने आपको बताया था ना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। बस ये कंडीशन ऑफ ऑफिस में यहाँ पे दूसरी स्टेज पे पूछ रहे हैं कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं है क्या। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी है, वो किसी ऐसी चीज में नहीं होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट कि उनके पास वो ऐसी पोजीशन है जो फाइनेंशियल गेन करवाती हो और उनको कोई एडवांटेज देती हो, ठीक है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल गेन, सैलरी हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं टर्म एंड वैकेंसी। टर्म एंड वैकेंसी पढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं थर्ड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक हमारा कंडीशन खत्म हो चुका है। थर्ड टॉपिक है टर्म ऑफ ऑफिस। द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। प्रेसिडेंट के भी 5 साल की टर्म होती है, वाइस प्रेसिडेंट की भी, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। मान लो 6 जून को वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। उसके 5 साल बाद वो क्या करेंगे, उनकी टर्म खत्म हो जाएगी, उनकी टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अब दोबारा इलेक्शन होंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। हाउएवर, हालांकि इसमें इसमें क्या है, इसमें एक जो है कंडीशन है, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज और हर ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रिजाइनेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। कह रहे हैं मान लो वाइस प्रेसिडेंट को क्या हुए हैं, 3 साल हुए हैं, पर अभी तो उनके 2 साल बचे हुए हैं, लेकिन 3 साल में उनको क्या चाहिए, अपना रिजाइन चाहिए। वो अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन ही नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, रिजाइनेशन लेटर देंगे किसको, प्रेसिडेंट को देंगे। इससे ऐसे याद कर सकते हैं कि ओथ प्रेसिडेंट ने दिलाई थी और रिजाइन भी प्रेसिडेंट को बता के ही कर रहे हैं वो, कि ठीक है, कि उन्होंने लेटर भेज दिया प्रेसिडेंट के पास कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। उनको रिमूव भी किया जा सकता है। जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी है, जिनमें मैंने पूरी मेजोरिटी बता रखी है, अलग अलग मेजोरिटी, ठीक है, तो अफेक्टिव मेजोरिटी जो है, अफेक्टिव मेजोरिटी मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। एक सेकेंड ना, ओके, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, यस, दिस वन। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। आई होप आप लोगों को दिख रही होगी, सॉरी, अफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये है अफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। तो ये यूज की जाती है टू रिमूव प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। मैंने बताया ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के। तो कोई भी कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा के या राज्यसभा के, तो उनको रिमूव करने के लिए जो है अफेक्टिव मेजोरिटी यूज की जाती है, कि मतलब स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ठीक है, और माइनस को जिस हाउस के भी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उनकी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो, और माइनस डीआरआर। डीआरआर का मतलब है डेथ, जिन जिन भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की डेथ हो रखी है, या कोई रिमूव किया गया है, या किसी ने रिजाइनेशन दे दिया है, तो उनको माइनस करके, मान लो लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा रहा है, तो क्या होगा, 543 सीट्स होती है, माइनस इन 5 लोगों को किया जाता है, अपॉन में क्या किया जाता है, अपॉन में किया जाता है 2, ठीक है। अब 2 पे तो क्या होगा, टाई हो जाएगा, इक्वल इक्वल, तो इसलिए हम +1 कर देते हैं। तो 270 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें प्रेजेंट एंड वोट चाहिए, ठीक है, कि वो वोट कर रहे हैं 270 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो स्पीकर को हटा सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही सेम हम राज्यसभा में भी कर सकते हैं। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट ऐसे नहीं हटाए जाते, प्रेसिडेंट की अलग मेजोरिटी होती है,
उसके 2/3 ऑफ बोथ द हाउसेस की 2/3 प्रेसिडेंट की क्या थी, मैंने बताया था आप लोगों को 2/3 लोकसभा के चाहिए, 2/3 राज्यसभा के चाहिए, ठीक है। नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो जो 2/3 और 2/3 निकल के आएंगे, अगर वो 2/3 हैं दोनों हाउसेस के, तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, तो अफेक्टिव मेजोरिटी जो है यूज की जाती है टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब आते हैं हम दोबारा अपने पेज पे। हाँ, ओके। तो अब फॉर्मल इम्पीचमेंट, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। हाँ, तो अ फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज और रिमूवल, ठीक है। इम्पीचमेंट की जो फॉर्मल वे है वो इसमें यूज नहीं किया जाता है। इसमें किया क्या जाता है, इसमें यूज किया जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट वो रिमूव कर किए जा सकते हैं बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। ऑल द देन का मतलब है जो डेथ है, रिमूव है, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है, जो मैंने इफेक्टिव मेजॉरिटी में बताया, उसके बाद जो बचे हैं, उसके बाद जो मेंबर्स बचे हैं उनकी मेजॉरिटी अपॉन में 2+1 ताकि मेजोरिटी आ जाए। तो उससे क्या होता है, ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय लोकसभा, क्योंकि वो राज्यसभा के क्या है, राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो उसमें तो क्या चाहिए इनको, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है तो उसमें क्या चल जाएगा, उनमें नॉर्मल मेजोरिटी भी चल जाएगी, ठीक है। तो vice president can be removed by resolution passed by majority of all the then member of the Rajya Sabha and agreed to by the Lok Sabha। तो agreed में तो simple majority चाहिए होती है, ठीक है। simple majority क्या होती है, simple majority को दिखा देती हूँ मैं। simple majority होती है ये, ठीक है, ये होती है जैसे लोकसभा में 543 है, ठीक है। तो अब राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी होगी, तो लोकसभा में 543 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मान लो 543 सीट्स हैं, 543 सीट्स हैं लोकसभा में, प्रेजेंट कितने हैं, 500 हैं, ठीक है। उसके बाद 43 हैं वो एब्सेंट हैं। इसका मतलब 500 जो है वो प्रेजेंट है। फर्स्ट तो होगी प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी ऑफ मेंबर की प्रेजेंटिंग देख लेंगे हम पहले, कितने प्रेजेंट है, हम 470 जो है प्रेजेंट है, और वोट किसने दिया है, 470 ने। 500 प्रेजेंट है, 470 ने वोट दिया, तो 470 को हम बोलेंगे प्रेजेंट एंड वोट, क्योंकि जो प्रेजेंट है वही तो वोट कर रहे हैं, तो इनको 470 को क्या बोला जाएगा, वोट, जो प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी मेजोरिटी निकाल दो, तो वो होगी सिंपल मेजोरिटी, दैट्स इट, जो कि होती है 236। तो यही चाहिए होती है बस लोकसभा में एग्री करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं, तो एग्री बाय द लोकसभा, ठीक है। हाँ, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। एग्रीड मतलब यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी, जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी। दिस मीन्स, दिस इसका मतलब क्या है कि जो रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव, ये देखो ये इन्होंने बताया दिया, बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी। इसका मतलब है कि राज्यसभा में जो रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब है वही कि अगर इफेक्टिव मेजोरिटी से आपने प्रेजेंट जो है वोट दे दी और वो मेजोरिटी आ गई, तो इसका मतलब रिजोल्यूशन पास हो गया। किस चीज का रिजोल्यूशन, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है जो कि पास हो जाती है कि हमें वाइस प्रेसिडेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी से एंड इन द लोकसभा बाय ए सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। आ गया समझ में, सिंपल मेजोरिटी से होता है लोकसभा में, एग्री एग्री करना है क्योंकि बस, ठीक है। फर्दर द रिजोल्यूशन, जो ये रिजोल्यूशन है जो पास किया गया रिमूवल के लिए, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा, ठीक है। अफेक्टिव मेजोरिटी इसीलिए तो करें क्योंकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कहाँ के, राज्यसभा की, इसीलिए हम अफेक्टिव मेजोरिटी यूज कर रहे हैं कहाँ पे, राज्यसभा में, ठीक है, और लोकसभा में नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो रिजोल्यूशन भी कहाँ पास होगा, रिजोल्यूशन भी पास कहाँ होगा, रिजोल्यूशन पास हो सकता है कहाँ पे, जहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी होगी। तो रिजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में ही पास हो सकता है क्योंकि वो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, कौन, वाइस प्रेसिडेंट। बट नो सच रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस, अनलेस थोड़ा रिमूव कर देती हूँ,
unless at least 4 days advice notice has been given। कह रहे हैं कि मान लो आप रेजोल्यूशन पास करने वाले हो 6 जून को, ठीक है। अब आपको 14 दिन पहले, 6 जून के 14 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस भेजना पड़ेगा कि हम आपके अगेंस्ट में जाके जो है रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो 14 दिन पहले जब आप रिजोल्यूशन पास कर रहे हो राज्यसभा में, तो उसमें क्या होता है, आप 14 दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट के पास नोटिस भेज दें कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, ताकि उनको एहसास हो जाए कि मैं रिमूव हो रहा हूँ अपने ऑफिस से, ठीक है। नोटेबली नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज और हर रिमूवल। जैसे प्रेसिडेंट के क्या ग्राउंड है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी जो है फंडामेंटल उसको क्या किया है, जो है उसको वायलेट किया है, ठीक है। तो ये उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है, कि कैसे रिमूवल करना है, किस बेस पे करना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट पूछेगा ना, वाइस प्रेसिडेंट के मन में विचार आएगा कि मेरे को रिमूव क्यों किया जा रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठाएगा, वो देखेगा कि मेरा तो कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो उनको बताएंगे कौन, उनको बताएगा कौन, पता नहीं कौन बताएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तो नहीं बताया है कि उनको रिमूव किस बेस पे किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं the vice president can hold office beyond his or her term of 5 year। मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट की 5 साल की टर्म होती है, और अगर टर्म के हिसाब से देखा जाए तो टर्म को छोड़ के, अगर खाली सीट है अगर प्रेसिडेंट की, टर्म को छोड़ के अगर बाकी कोई भी रीजन है तो उसमें क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट उनकी सीट लेंगे। ऐसे ही, और वरना अगर टर्म से रिलेटेड है तो उसमें अगर 5 साल हो गए, मान लो 5 साल हो गए, ठीक है, वैसे तो इलेक्शन 5 साल से पहले ही करना होता है, 5 साल खत्म होने से पहले ही इलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं प्रेसिडेंट का। लेकिन फिर भी अगर कोई डिले हो जाए तो प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन को खाली नहीं करते हैं जब तक नया सक्सेसर, यानी कि उनकी पोजीशन पे आने वाला नेक्स्ट प्रेसिडेंट उनके ऑफिस में नहीं आता, तब तक प्रेसिडेंट उस ऑफिस में रहते हैं, ताकि इंटेरिगम ना हो। इंटेरिगम होता है गैप ना हो, ये हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज और टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल हिज और सक्सेसर। सेम कि यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी वहीं बैठे रहेंगे 5 साल के बाद भी, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन डिले कर रहे हैं आप, तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की कोई गलती नहीं है। और वैसे भी ताकि गैप ना हो और उनका फंक्शन जो है उनका चलता रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चलती रहे। ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस खाली हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो वहां बैठ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कब हो सकता है, टर्म में याद रखना, टर्म में ऐसा होता है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के भी ऐसे टर्म में ही होता है, बाकी में क्या क्या होता है, बाकी रीजंस में वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू द ऑफिस। प्रेसिडेंट भी, ठीक है, प्रेसिडेंट भी री इलेक्ट हो सकते हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी री इलेक्ट हो सकते हैं। जब हमने पढ़ा था क्वालिफिकेशन, तो उसमें प्रेसिडेंट का भी नाम था और सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम था, इसका मतलब वो री इलेक्ट है। सेम चीज यहाँ पे बोली गई है कि वाइस प्रेसिडेंट is also eligible for re-election to the office। Vice President may be elected for any number of terms। कितने भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट जो अभी हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए फिर से बन जाए, कितने भी बन जाए इंडिफिनाइट पीरियड के लिए, ठीक है, वो बन सकते हैं। नेक्स्ट है एनी नंबर ऑफ टाइम, का मतलब है कि कोई लिमिटेशन नहीं है उस पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं वैकेंसी इन द ऑफिस। अगर वैकेंसी हो जाए, ठीक है, वैकेंसी का मतलब है, वैकेंसी कब कब हो सकती है, या तो उनकी टर्म कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसके बाद भी वैकेंसी हो सकती है, ठीक है, कि ऑफिस को खाली करना है। हालांकि वो खाली नहीं करते हैं, ऐसा भी लिखा है, बट मान लो उन्होंने उस टाइम उसको रिजाइन दे दिया और उनकी टर्म कंप्लीट हो गई, उसको लेके उन्होंने रिजाइन दे दिया,
तो क्या होगा, अ वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। तो पहला तो कि वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे मेरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, नाउ नाउ आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम दिस ऑफिस, या वो खाली सीट हो गई वैकेंसी, ठीक है। तो सेकंड में क्या होता है, बाय हिज और रिजाइनेशन। मान लो 5 साल कंप्लीट हो गए, अगर उन्होंने तब रिजाइनेशन दे दिया तो भी सेम चीज होगी, ठीक है। अब ये मान लो टर्म के अलावा जो भी होता है इनकी अलग अलग डिटेल्स हैं, ठीक है। अब देखना, अदरवाइज या कोई भी रीजन है इनके अलावा, टर्म के अलावा, रिजाइनेशन के अलावा, रिमूवल के अलावा, डेथ के अलावा, या कोई भी अदर रीजन है, फॉर एग्जांपल अगर वाइस प्रेसिडेंट व्हेन वाइस प्रेसिडेंट बिकम डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड, ठीक है। तो क्या होगा, अब वीकेंट होगी, सीट वीकेंट होगी, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, क्यों डिसक्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि जो इलेक्शन है उनका वो वॉइड डिक्लेयर हो चुका है बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। when the vacancy is going to be caused by the expiration of term। अब पहला बता रहे हैं टर्म का, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, टर्म में क्या क्या होता है, जब तक सक्सेसर नहीं आता तब तक वो सीट खाली नहीं करते, ठीक है। ऑफ द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी, अगर वैकेंसी होने से पहले ही, तो इन्होंने बताया है कि दोनों चीज आप याद रखना, ठीक है। कब क्या होता है, तो अगर टर्म कंप्लीट हो जाती है मान लो, तो फिर क्या होगा, अगर थोड़ा सा डिले हो गया इलेक्शन में, मान लो इनकी 5 साल में कंप्लीट होने वाले, अगर 5 साल से पहले इलेक्शन नहीं करवाए और उसी दिन नए वाइस प्रेसिडेंट रेडी नहीं हुए, तब तो वो थोड़ा सा वेट करेंगे, उसी ऑफिस में रहेंगे, ठीक है। वरना वरना क्या होगा, नए प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में आएंगे, यही होगा। लेकिन वरना क्या होगा, अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है किसी भी रीजन से वहां पे, इफ द ऑफिस फॉल वैकेंट बाय रिजाइनेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज। मान ये भी तो हो सकता है कि 5 साल कंप्लीट हो चुके और इलेक्शन भी हुआ, नए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं आए हैं, तो क्या होगा, और अदरवाइज देन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो कुछ नहीं होगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवा दो, जितना जल्दी इलेक्शन हो। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट में क्या था कि ऐसा कुछ होता है रिजाइनेशन, रिमूवल, तो उसकी जगह कौन लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज लेंगे, उनकी जगह को खाली नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं, बस यही लिखा है, बस जल्दी से, अगर नहीं है तो इलेक्शन करवा दो जल्दी से जल्दी। आफ्टर द अकरेंस ऑफ वैकेंसी, जब वैकेंसी हो उसके जल्दी से जल्दी क्या करवा दो, आप इलेक्शन करवा दीजिए। द न्यूली इलेक्टेड, अब न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ही और शी अज्यूम चार्ज। कह रहे हैं कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, मान लो डिले हो गया कि 5 साल वाइस प्रेसिडेंट के कंप्लीट हो, दो महीने एक्स्ट्रा कहाँ लगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लगे, डिले हो गए, तो उन 2 महीनों को उनके 5 साल में नेक्स्ट प्रेसिडेंट में नहीं चुना जाएगा, वहीं से शुरू होगा 5 साल, ठीक है। उसी डेट से 5 साल को चुना जाएगा, इन 2 महीनों को कहीं नहीं गिना जाएगा, ठीक है। जब भी वो एंटर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के, जब 5 साल टर्म कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस, तब तक रहेंगे फुल टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ही और शी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट अज्यूम चार्ज ऑफिस और ऑफिस, ठीक है। ये कह रहे हैं बस। नेक्स्ट आते हैं पावर एंड फंक्शन। पावर एंड फंक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के, कि उनके जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हाउस ही क्यों, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों नहीं है, तो उसमें मैंने बताया था कि वो राज्यसभा के क्या है, चेयरमैन है, उनका यही काम है, बस एक ही ऐसा फंक्शन, और रेयर ओकेजन पे होता है कि वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट की जगह लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फंक्शन क्या है, 2 फंक्शन बताए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के, कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के जो है राज्यसभा के एक्ट करते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है कि किसी ने कोई पोजीशन
अगर इसका मतलब है कि आप कोई पोजीशन पे आते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली किसी और जगह के इंचार्ज में आ जाएंगे। और यहाँ पे इंचार्ज में किस चीज के आ रहे हैं, राज्यसभा के चेयरमैन के पोजीशन पे आ रहे हैं। उनको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, की ऑटोमेटिकली एक दूसरी पोजीशन में आ जाना, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन दिस कैपेसिटी वाइस प्रेसिडेंट पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। मैंने आपको बताया प्रिसाइड करते हैं लोकसभा में, स्पीकर करते हैं, और उसके अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करते हैं, वो हम पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। और राज्यसभा में क्या होते हैं, प्रिसाइड कौन करते हैं, चेयरमैन करते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट खुद होते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा में चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है। अगर चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उनकी जगह लेते हैं, प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट वाइस प्रेसिडेंट रीअसेंबल द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, हु ऑल्सो एक्ट एज चेयरमैन ऑफ सीनेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस किसको देख के मॉडल किसको बनाया है, आइडियल हमने किसको माना है, अमेरिकन के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को हमने एक मॉडल मान के अपने जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस है वो हमने किया है। एक्चुअली है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, तो वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाल दी हैं। जो उनसे भी स्टेट की हमको कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीजें लगी, उनको थोड़ा अल्टर करके, थोड़ा चेंज करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, ताकि हमारे इंडिया के हिसाब से, ताकि हमारे स्टेट के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सके, बेटर हो सके, ठीक है। तो ऐसा, तो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके हिसाब से क्या है, वो ऑल्सो एक्ट एज अ चेयरमैन। तो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी जो अपर हाउस है ना उनका, उनको बोलते हैं सीनेट, ठीक है। तो वो वहाँ के चेयरमैन है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। तो उसी को देख के, उसी को मॉडल बना के, रीअसेंबल करके हमने क्या किया है, हमने भी अपने वाइस प्रेसिडेंट को क्या किया है, चेयरमैन बना दिया है, किसका, राज्यसभा का, जो कि क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो कि वो भी क्या है, अपर हाउस, और द सीनेट भी क्या है, अपर हाउस। तो उसी को देख के द अपर हाउस है ना, द अपर हाउस ऑफ अमेरिकन लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे लोग बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट, वहाँ उनको क्या बोला जाता है, अमेरिकन लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट पावर एंड फंक्शन में आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। वही मैंने बताया सेम चीज की, रेयर ओकेजन, जो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक्सप्लेन किया था उसको बस यहाँ पे पॉइंट में बता दिया है कि रेयर ओकेजन पे वो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो हेल्ड करते हैं। तो पहला क्या था कि वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, बस वही है, सेम है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर इन द ऑफिस। मैंने आपको बताया था टर्म के अलावा, अगर टर्म है और नया सक्सेसर नहीं आया है तो तब तक क्या है, प्रेसिडेंट उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मान लो उसी टाइम पे, या उस टाइम से पहले, या 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले या उसके बाद, दोनों ही कंडीशन में अगर रिजाइनेशन दे दिया प्रेसिडेंट ने, इम्पीचमेंट रिमूवल कर दिया गया है, डेथ हो गई है उनकी, या कोई भी रीजन, इल है या टूर पे गए, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। क्या होता है अगर प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है वो खाली है, वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 6 मंथ के अंदर एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होके ऑफिस में आना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ इज द मैक्सिमम पीरियड, ठीक है। तो मैक्सिमम पीरियड है, तो इसी मैक्सिमम पीरियड में ही तो वाइस प्रेसिडेंट के पास, अगर नए इलेक्शन में एक प्रेसिडेंट 6 महीने के बाद चुना जा रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट को 6 महीने के बाद क्या वो सीट नहीं मिलेगी, वो पोजीशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, प्रेसिडेंट के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो 6 मंथ होता है, विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी इलेक्टेड, ठीक है। फर्दर व्हेन द सीटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज। और दूसरा रीजन क्या होता है, एक सेकेंड ना, ओके, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। हाँ, फर्दर क्या होता है, प्रेसिडेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज और हर फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस से वो अपना जो है
पोजीशन को हेल्ड नहीं कर पा रहे हैं या इलनेस है या कोई भी कोज है तो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करते हैं उस फंक्शन को। सेम चीज है until the president resume his or her office। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं आ जाते तब तक क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, उस ऑफिस को होल्ड करते हैं। ठीक है, उस पोजीशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करे। जब वो प्रेसिडेंट के एक्ट करते हैं तब क्या होता है, वाइल एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पोजीशन को एक्ट करते हुए उनके जो फंक्शन है वो डिस्चार्ज जब करते हैं। डिस्चार्ज का मतलब है सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रेसिडेंट को करनी होती है प्रेसिडेंट ऑफिस में, वो सेम चीज अब वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑब्वियसली अब वो वाइस प्रेसिडेंट है ही नहीं, अब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है अगर वो प्रेसिडेंट की जो है पोजीशन पर है। अगर वो पोजीशन पे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो उस टाइम पे अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चेयरमैन भी नहीं रहेंगे राज्यसभा के। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो परफॉर्म नहीं करते हैं ड्यूटी ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के ऑफिस की जो चेयरमैन की ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय द डिप्टी चेयरमैन। मैंने बताया था ना आपको कि अगर चेयरमैन नहीं है तो चेयरमैन की वैकेंसी जो सीट है वो विकेंट है तो डिप्टी चेयरमैन उन्हें संभालते हैं। ऐसे जो स्पीकर हैं लोकसभा में उनकी विकेंट सीट है तो नीचे कौन संभालते हैं, डिप्टी स्पीकर संभालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी इमोल्यूमेंट्स। मतलब इमोल्यूमेंट्स में सारी चीजें आ जाती हैं, कोई भी सैलरी हो या कोई भी बोनस हो या कोई भी हर एक चीज। ठीक है, फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको फिक्स नहीं किया है, तो वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉज हिज और हर रेगुलर सैलरी इन हर कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उनको जो सैलरी मिलती है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वो किस बेस पे मिलती है, वो इस बेस पे मिलती है कि वो राज्यसभा के चेयरमैन है। जो राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी है वही वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही तो राज्यसभा के चेयरमैन है। तो यही बोल रहा है कि उनको रेगुलर सैलरी मिलती है किस कैपेसिटी में, किस चीज के अकॉर्डिंग, कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। इन 2018 क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने इंक्रीज कर दी वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वही ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट सेम 1.25 लाख से 4 लाख पर मंथ जो है उनकी सैलरी बढ़ा दी गई। कब, 2018 में। अर्लियर इन 2008 में क्या हुआ था, 2008 में क्या हुआ था, द पेंशन ऑफ द रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2008 में 20,000 पर मंथ थी। ठीक है, लेकिन अब कितनी कर दी गई है, 50% ऑफ हिज और सैलरी पर मंथ। ठीक है, जो भी उनको पर मंथ अब सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है, 4 लाख मिलते हैं। ठीक है, जो भी इसका 50% होगा मतलब 2 लाख उनकी क्या होगी, पेंशन होगी। ठीक है, पेंशन होगी, ये पेंशन की बात चल रही है, ऊपर रेगुलर सैलरी की बात चल रही है। इन एडिशन में क्या है, इन एडिशन ऊपर चलते हैं, एक सेकेंड, हाँ। इन एडिशन टू डेली अलाउंस बहुत तरह के होते हैं, जो एक्स्ट्रा जो खर्चा दिया जाता है, एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर करने के लिए। मान लो कि अब वाइस प्रेसिडेंट को क्या चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट को अपने कार के लिए खर्चा चाहिए, तो उसको कौन देगा, वो अलाउंसेस में आते हैं। ठीक है, ट्रेवल अलाउंसेस आते हैं, कोई भी जहाँ पे भी जो भी पोजीशन होल्ड कर रहा है, अगर उनको किसी चीज में खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो उसको हम अलाउंसेस बोलते हैं, उसके लिए जब हम जो है खर्चा देते हैं। ठीक है, फ्री फर्निश्ड रेजिडेंट, फर्निश्ड जो है उनको एक घर मिलेगा, रेजिडेंस मिलेगा। मेडिकल, ट्रेवल एंड अदर फैसिलिटीज में उनको मिलती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही और शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू द सैलरी एंड अलाउंसेस। ऑफ कोर्स सी बात है, अब वो वाइस प्रेसिडेंट है ही नहीं अगर वो प्रेसिडेंट की जो ड्यूटीज हैं उन्हें अदा कर रहे हैं। अगर वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में है तो वो प्रेसिडेंट ही है उस टाइम पे। ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो ना तो वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह राज्यसभा के जो है प्रिसाइड नहीं करेंगे राज्यसभा को एज अ चेयरमैन, और ना ही वाइस प्रेसिडेंट के जो राज्यसभा के बेस पर, चेयरमैन के बेस पर उन्हें रेगुलर सैलरी दी जाती है, ना ही वो करेंगे। ठीक है, दोनों ही नहीं करेंगे, तो उनको सैलरी मिलेगी किसके हिसाब से, कि वो भी प्रेसिडेंट ऑफिस में है। ठीक है,
तो ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, president is not entitled to the salary and allowances payable to the chairman of the Rajya Sabha, but तो उनको सैलरी किसके हिसाब से मिलेगी, उनको मिलेगी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस के हिसाब से, जितनी सैलरी प्रेसिडेंट की है उतनी ही सैलरी वाइस प्रेसिडेंट को दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को कंपेयर किया गया था। मैंने बताया था ना कि जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो मॉडल लेके हमने जो है अपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फॉर्मली रिटर्न किया गया है, ठीक है। अब कंपेयर करें हम कि द दो ऑफिस ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो मॉडल किया गया ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन सेम, देयर इज अ डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो पढ़ रहे हैं, डिफरेंस अभी शुरू हो रहा है कि द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट जो है फॉल वीकेंड्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जब एक सेकेंड, एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म फॉर हिज और हर, क्या बोल रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंस की पोजीशन लेते हैं अगर प्रेसिडेंसी की सीट खाली है अमेरिका में फुल वीकेंड है तो उसकी सीट कौन लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं अगर वीकेंड है तो, ठीक है। एंड रिमेन्स, और वो वहां पर कब तक रहते हैं इस प्रेसिडेंसी ऑफिस में, वो कब तक रहेंगे एज अ प्रोडिसेसर की, मतलब प्रोडिसेसर का मतलब ये है, प्रेडिसेसर सॉरी, इसका मतलब ये है कि उतने साल तक, मतलब कि वो उस प्रेसिडेंसी की ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं तो वो कब तक उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो तब तक होल्ड कर सकते हैं अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है, अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है। मतलब एक हो जाती है एक्सपायर्ड टर्म, ठीक है, एक होती है अनएक्सपायर्ड टर्म, तो उसकी कोई टर्म नहीं है, ठीक है, कोई टर्म नहीं है कि वो कब तक रहेंगे, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नहीं बता रखा है जो टर्म है, ठीक है। हालांकि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड डज नॉट अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है ना उसको हम बोल रहे हैं प्रेसिडेंसी, ठीक है, अमेरिका की, ठीक है। वहां पे जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसको हम, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट ऑफिस है हम उसको प्रेसिडेंसी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट ऑफिस हम उसको प्रेसिडेंट ऑफिस बोलते हैं, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो जो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए अगर प्रेसिडेंसी की जो सीट है वो खाली है तो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए जो है वाइस प्रेसिडेंट उसको होल्ड कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कब तक डिस्चार्ज कर सकते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस को, उसमें जो है अगर व्हेन इट फिल वीकेंड्स फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है, तब तक डज नॉट अज्यूम, इसमें लिख रहा है डज नॉट अज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे तो अनएक्सपायर्ड टर्म है अमेरिका में, पर हमारे इंडिया में नहीं है। मैंने बताया ना 6 मंथ मैक्सिमम है, 6 मंथ, उसके बाद तो प्रेसिडेंट आने ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे इंडिया में नहीं है। मैंने बताया ना कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया है हमारे स्टेट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी सुटेबल हो, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट merely serves as an acting president until the new president assumes charge, 6 महीने मैक्सिमम, ठीक है। वो जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाते बस तब तक ही, नॉट अनएक्सपायर्ड टर्म, कि उनकी टर्म ही एक्सपायर नहीं हो रही, बता ही नहीं रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, अमेरिका में। इट इज एविडेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइंड एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। इसका ये एविडेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने असाइन नहीं कर रखा, क्या असाइन नहीं कर रखा, एक सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी की बात हो रही है, अनएक्सपायर्ड टर्म की बात हो रही है जो अमेरिका में है, ठीक है। तो वो नहीं, पूरे में बस अनएक्सपायर्ड टर्म को क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे 6 मंथ का पीरियड है, वहां पे टर्म नहीं बताई गई है, बस ये है, बस ये डिफरेंस है, कंक्लूजन यही है और कुछ नहीं है। Hence, some scholar call him, अब कुछ स्कॉलर क्या बोलते हैं इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को, हिज सुपरफ्लोस हाइनेस, मतलब आपने सेकंड ऑफिस रखा है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बाद, लेकिन इसको पावर नहीं दी गई, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि हिज सुपरफ्लोस हाइनेस, ठीक है।
दिस ऑफिस was created with a view to maintain in the political continuity of the Indian state. उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं, कुछ स्कॉलर कह रहे हैं कि ये जो ऑफिस है ना बस पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी के लिए। कौन सी पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी बताई मैंने? राज्यसभा के चेयरमैन हैं और सीट वेकेंट हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे, तो बस इस पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी का मेंटेन करने के लिए, बाकी और कोई पावर उनके पास है नहीं, तो ऐसा स्कॉलर बोलते हैं। अब हो चुका है हमारा वाइस प्रेसिडेंट खत्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। ये जो आर्टिकल है ये हम अलग से याद करेंगे जब हमारा प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद करेंगे। ओके, थैंक यू। नाउ सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।